फिर उसी कश्मकश में मुब्तला रहेगी जो पिछले 6 महीने से नवाज शरीफ साहब की हठधर्मी ने इस कौम को मुब्तला किया हुआ है। आवाम आपको पहचान चुकी है कि आप कलाबाजी खान हैं, आप यू टर्न के मास्टर हैं, आप किसी भी फोरम का सामना नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम तब्दीली के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, सियासी जंग जारी है, बल्कि सियासी जंग उरूज पर है, लफ्जी जंग उरूज पर है। और ये चाहे हफ्ते का आगाज हो या इख्तिताम हो, चाहे छुट्टी का दिन हो या आराम का दिन हो, ये लफ्जों की जंग हम देख रहे हैं कि बदस्तूर आगे बढ़ती चली जा रही है। कल हमने देखा कि सरदार अयाज सादिक साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, फिर आज के दिन हमने देखा कि दानियाल अजीज साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था क्योंकि इलेक्शन कमीशन में समाअत थी, और इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान नवाज शरीफ साहब के वकील ने सबसे पहले तो यह कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास पनामा लीक्स पर इस केस की समाअत का इख्तियार नहीं है। और फिर मजीद आगे बढ़ते हुए यह भी कहा गया कि पनामा लीक्स के इल्जामात बेबुनियाद हैं, लिहाजा इस केस को खारिज किया जाए। इसी दौरान हमने यह भी देखा कि जहांगीर तरीन साहब, चौधरी सरवर और शेख रशीद अहमद साहब, ये तीनों बरतानिया में मौजूद, और बरतानिया में मौजूदगी और साथ में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की भी बरतानिया में मौजूदगी पर कुछ वक्त के लिए ये बहस चढ़ गई कि आपस में मुलाकातें होंगी, एक नया लंदन प्लान तैयार होगा, नई हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, और हो सकता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करे। और अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब खान साहब से नाराज हैं या कुछ फासले हैं तो उन दूरियों को खत्म किया जाए, उन फासलों को खत्म किया जाए, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को किसी ना किसी तरीके से कन्विंस किया जाए कि वो भी 30 अक्टूबर के एहतजाज का हिस्सा बने, जैसा कि सन 2014 में इकट्ठे एहतजाज हुआ था। आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजूदा डेवलपमेंट को लेके अपने मौजूद मेहमानों के साथ डिस्कशन करेंगे। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट ने। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रमेश कुमार साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और पाकिस्तान अवामी तहरीक से हमें ज्वाइन किया है काजी शफीक साहब ने। काजी शफीक साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रमेश कुमार साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपकी जमात की, या कहना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब के वकील की तरफ से यह कहना इलेक्शन कमीशन में कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है इस केस की समाअत का, कि यह किस हद तक दुरुस्त है? और ये इलेक्शन कमीशन के पास अगर इख्तियार नहीं है तो फिर किसके पास इख्तियार है? देखिए, पहली चीज तो ये कि हर चीज का कोई प्रूफ होता है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है। जिस डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के ऊपर वो पहले रेफरेंस जाता है स्पीकर के पास, फिर स्पीकर इलेक्शन कमीशन को भेजता है। मगर इलेक्शन कमीशन में अगर कोई डायरेक्ट भी आया है कभी, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर विदाउट सिग्नेचर हो, उन सिग्नेचरों के ऊपर, और वकील लाजमी अपने तौर पे कहते हैं कि भाई आप इसको अगर नहीं सुने, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं वो आपके दायरा इख्तियार में नहीं आती हैं, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट उसको देख रही है इलेक्शन, और वो नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में कैसे नहीं है रमेश कुमार साहब? सवाल तो यही है, इसको जो एडमिट नहीं किया है। देखिए ना, स्पीकर अगर वहां से रेफरेंस इधर भेजता है इलेक्शन कमीशन में, और फिर इलेक्शन कमीशन सुनता तो फिर और बात थी। इलेक्शन कमीशन खुद भी अगर सुनता है तो भी हमें इस चीज के ऊपर एतराज नहीं है। देखिए, हमारे पास अगर हमने कोई चीज हमारे वकील ने कही, उस चीज को हम नहीं कहते कि भाई इलेक्शन कमीशन ने क्यों सुना। हमने एक अपना आर्ग्यू किया कि ये आप इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और स्पीकर ने ये रेफरेंस एडमिट नहीं किया है, मगर फिर भी इलेक्शन कमीशन सुनती है, हम वहां पे पेश होने के लिए तैयार हैं। आज भी वहां पे आए हैं, बाद में भी हम आएंगे। दूसरी जो आपने बात की कि जो है वो डेट, मैं समझता हूं डेट इनके अपने जो 30 तारीख की जो ये जो उठा रहे हैं पीटीआई वाले, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि हमें आगे की डेट दी जाए, इनकी इस के ऊपर जो है वो 2 नवंबर की डेट दी गई। ये हमारी तरफ से नहीं था कि डेट जो है वो आगे दी जाए, लेकिन मानने को तैयार कोई नहीं। नईमुल हक साहब भी मानने को तैयार नहीं, आप भी मानने को तैयार नहीं। मैं समझता हूं उस वक्त मीडिया वहां पे मौजूद था और मीडिया ने भी उस चीज को जो वो एंडोर्स किया कि ये डेट 2 नवंबर की पीटीआई की वजह से हुई है, और पीटीआई ने उस डेट को 2 नवंबर, क्योंकि अगर 2 नवंबर से पहले ये केस चलता है और अगर ये इसका कोई इनका फैसला आ जाता है तो ये फिर धरने की सियासत किसके ऊपर करेंगी?
यही तो मेन इन चीजों का इनको डर था, क्योंकि यही मेन क्यों नहीं पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये चीजें डिसाइड हुई। पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर इस वजह से डिसाइड नहीं हुई, जब एक गवर्नमेंट अक्सरियत में होते हुए एक बैलेंस कमेटी बनाती है, 6 मेंबर गवर्नमेंट के, 6 मेंबर अपोजिशन के, फिर वहां पे उसी कमेटी के अंदर जो है वो चीजें डिसाइड नहीं होना, क्योंकि उसको पता था, पीटीआई को ये पता था कि अगर ये चीज डन हो गई और इसके ऊपर कानून साजी हो गई तो जैसे पहले मियां साहब धांधली के इल्जाम से बाइज्जत बरी हो गए, इस तरीके से अगर यहां से बरी हो गए तो हम सियासत किसके ऊपर ये तो अब अली मोहम्मद खान साहब कुछ देर में हमें रमेश कुमार साहब ज्वाइन करेंगे ना, तो ये आपकी कई भी बातों को रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। अभी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए काजी शफीक साहब, आपकी जमात की क़यादत यानी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से पीटीआई के रहनुमाओं से ना मिलना या ना मिलने की कोशिश करना, या जिस तरह से सियासत में होता है कि कभी दरवाजे बंद नहीं होते, हमेशा एक दूसरे से बातचीत चलती रहती है, चाहे कितने ही इख्तलाफात क्यों ना हो, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के कह देना कि जी मुलाकात होनी ही नहीं थी, मुलाकात तय ही नहीं थी, तो इससे जाहिर होता है कि उन्होंने एक फैसला कर लिया है और वो उस पर कायम है कि पीटीआई से कोई बातचीत नहीं होगी। इसकी क्या वजह है? और दूसरी तरफ यह कि बात ना करने का मतलब यह भी है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने यह भी फैसला कर लिया है कि हमने अब फिलहाल एहतजाज नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि पहली बात यह है कि नाराज होने की भी कोई बात नहीं है और दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए सियासत में, और दरवाजे खुले हैं, मुलाकात से कोई इनकार नहीं है। आज की जो लंदन का हवाले से जो पीटीआई की कायदीन या शेख रशीद साहब वहां पर मौजूद हैं, ये अपने काम के लिए गए हुए हैं, कोई डॉक्टर साहब से मुलाकात के लिए टाइम लेके नहीं गए और ना ये कोई मुलाकात डिसाइडेड थी, वो अपने स्केड्यूल के तहत चल रहे हैं। उन्होंने कनाडा रवाना होना था और टेलीफोन के ऊपर शेख रशीद साहब की बात पहले भी होती रहती है, अब भी हुई है, लेकिन ये पीटीआई का अपना डिसीजन था, उनका फैसला था। उन्होंने 30 अक्टूबर का ऐलान किया, उसके लिए वो यकीनन तैयारी भी कर रहे होंगे, फाइट करेंगे। हम अपनी तहरीक किसास को लेके चल रहे हैं और हम अपने वक्त का, जगह का और टाइम का, मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। 3 सितंबर के बाद आपकी तहरीक किसास कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। बहुत से हलकों में तो यह भी बात हो रही है कि आपकी डील हो गई है गवर्नमेंट के साथ। जी, बात करने वाले तो जो उनका दिल करे वो बात करते रहते हैं, लेकिन गुजारिश यह है कि हम चूंकि इस्तगासा में गए हुए हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर लाहौर में, तो वहां पर हमारा इस्तगासा के गवाहियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। तो हम सबसे पहले उस केस को देख के उसके बाद अपने अगले लाएमल का ऐलान करना चाहते हैं कि अदालत के साथ तक हमें इंसाफ दे पाती है और इस्तगासा का जजमेंट क्या आती है, फैसला क्या आता है, क्या वाकई अदालतों के अंदर और हमारे निजाम इंसाफ के अंदर इतना दम खम है कि अगर हुक्मरान वक्त भी एक कत्लेआम के अंदर मुलविस हो और वो समझे कि वो इस केस के अंदर मुलविस है, तो उसको भी इंसाफ के कटहरे के अंदर ला सके, ये हम देखना चाहते हैं। वो जजमेंट के बाद हम तैयार हैं, हमारी कारकुन तैयारियां कर रहे हैं, हमारी तंजीमी तैयारियां मुकम्मल है, उसके बाद हम ऐलान करेंगे कि हमने इसको तस्दीक कर सकते हैं। कोई डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ गवर्नमेंट की कोई डील हुई है? देखिए जी, डील होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पहले भी हम 1000 दफा ये बात कह चुके हैं। शफीक साहब ने तो कह दिया कि डील का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने 70 दिन के बाद, आप क्या कहते हैं, कोई डील हुई है या नहीं हुई है? जी, मैं गुजारिश करता हूं, मैं एक सेकंड इसका अली साहब इसको गुजारिश कर लूं कि जब पिछला धरना हुआ था, हम 70 दिन के बाद जब हमें फौरी तौर पे रिजल्ट्स नहीं मिले और हम वापस चले गए, तो उसके बाद भी आपने देखा था कि अफवाहें थी और लोग कह रहे थे कि डील हो गई, पैसे ले लिए। लेकिन जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी वापस आए और उसी शिद्दत के साथ और उसी ताकत के साथ दोबारा तहरीक किसास को उठाया और तहरीक को मुनज़्ज़म किया, तो वो तमाम अफवाहें दम तोड़ गई। लिहाजा किसी की जुर्रत ही नहीं है कि हम डॉक्टर ताहिरुल कादरी को या पाकिस्तान अवामी तहरीक को खरीद सके और हम खुदा न खास्ता शुहदा का खून बेच सके, ये हम सोच भी नहीं सकते। देयर इज नो डील। इंशाल्लाह हम दोबारा तहरीक किसास का फेज 2 शुरू करेंगे और उसी कुव्वत और ताकत के साथ आएंगे। हमारी तैयारियां जारी है। डील हुई या नहीं हुई, ये मैंने अब तक रमेश कुमार साहब से 2 मरतबा पूछा है और दोनों मरतबा पूछने पर काजी शफीक साहब सिर्फ आप ही बोलते हैं, रमेश कुमार साहब खामोश रहे हैं और खामोशी जो है वो कई मरतबा उसको इकरार समझा जाता है। क्वेश्चन उनकी तरफ था, अली मुमताज साहब, क्वेश्चन आपका उनकी तरफ था। मैं समझता हूं अगर देर आए दुरुस्त आए, अगर डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने समझ लिया कि जो इतना अरसा हमने धरना और ये वो सियासत की वो गलत की, अगर उनको अभी समझ में आ गई है और ये अभी ऐसा कोई गलत स्टेप नहीं ले रहे और मुल्की हालात को वो देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं अच्छे रास्ते पे हैं। तो हम उनको क्यों जो वो ऐसे कहें कि आप गलत रास्ते पे जाएं। और दूसरी जो आपने बात की है कि हमारी डील, हमारी कोई डील नहीं है। हम गवर्नमेंट कभी भी इस किस्म की डीलें नहीं। हाँ, गवर्नमेंट जरूर जब ऐसे एहतजाज होती है तो अपना गवर्नमेंट ने नहीं, आपकी पार्टी ने डील की है, आपकी पार्टी ने भी डील की है। मगर जो जिस हमारी पार्टी की तरफ से कोई डील नहीं है,
और मैं समझता हूं ये इनका जमहूरी हक है। अगर कोई जमहूरी हक तरीके से अगर वो निभा रहे हैं वो बिल्कुल निभाएं। मगर आपने दूसरी जो बात की कि वहां पे वो लंदन में जो इजलास जो इनकी आपस में मीटिंग हो, मैं समझता हूं हमारी तवज्जो का मरकज वो भी नहीं है जो आपने कहा कि गवर्नमेंट की तवज्जो का मरकज है। हमारा गवर्नमेंट का वो नहीं है कि लंदन में क्या सियासत हो रही है। हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सलामती है, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पाकिस्तान की इकोनॉमिकली क्राइसिस, जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं वो हमारी आज भी हमारी पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग थी, मगर वहां पे कोई धरणों की सियासत को डिस्कस नहीं किया गया। ये डिस्कस किया गया कि हमें पाकिस्तान को तरक्की की राह पे के ऊपर कैसे गमजन करना है, हमें 2018 की इलेक्शन के ऊपर काम करना है कि 2018 में दोबारा हमें जो इलेक्ट होना है उसके लिए हमें क्या करना है। शहर को बंद करने का पीटीआई का इरादा है, इस पर आपकी पार्टी में कोई डिस्कशन हुई है, ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी के मुख्तलिफ लोगों के बयान से जाहिर होता है कि आपके जहन पर ये एहतजाज सवार हो चुका है। अली मुमताज, पहली चीज तो ये हमारे जहन पे कोई सवार नहीं है। अगर कानून को किसी ने भी हाथ में उठाने की अगर ऐसी कोशिश की तो कानून ऑटोमेटिक हरकत में आ जाएगा। अगर इस तरीके से ये बातें करते हैं और आके कल सुप्रीम कोर्ट को ताला लगाएंगे, कल आके असेंबली को ताला लगाएंगे, तो वहां पे जो गार्ड बैठे हैं ऑटोमेटिक काम करेंगे। इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। आप कानून इस तरीके से आप धमकियां देते हैं, कभी आप सुप्रीम कोर्ट को गालियां देते हैं, कभी आप इलेक्शन कमीशन को गालियां देते हैं। मैं समझता हूं कि एक पार्टी जो है वो एक सीट भी नहीं जीत सकती, दूसरी पार्टी जो है 15-20 सीटें जीत कर आई है। वो दोनों पार्टियां जिसको जमहूरियत का पता नहीं है, वो दोनों पार्टियां जो है वो सही है। बाकी यहां पे जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, जिनकी 199 मेंबर असेंबली के अंदर इलेक्ट होके आए हैं, जिनको पता है कि जमहूरियत क्या है, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। तो इसी हवाले से जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है जिसमें एहतजाज सर पर है, और ये एहतजाज कोई मामूली एहतजाज नहीं, ये इस्लामाबाद शहर को बंद करने का एहतजाज है, इस पर भी बात होगी। और साथ में आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि मुहर्रम के बाद पीटीआई के लीडर्स को, जो वो लीडर्स जो मैटर करते हैं, जिन्होंने लोगों को अरेंज करना है और मुंतजमीन में से शामिल हैं इस एहतजाज के, इस लॉकडाउन के, उनकी गिरफ्तारियां की जाएं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों से डिस्कशन जारी है। रमेश कुमार साहब और काजी शफीक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, और इंतजार है हमें अली मोहम्मद खान का कि वो भी प्रोग्राम में शामिल हों और जो पीटीआई का मौक़िफ़ है वो तमाम नाज़रीन तक पहुँचे। काजी शफीक साहब, वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी आपकी जमात के एहतजाज की, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के फैसलों के हवाले से। तो आपकी जमात की जो तहरीक कसास है, आपने कहा कि 70 रोज का आपने एहतजाज किया, और एहतजाज के बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने डील कर ली है, करोड़ों रुपए ले लिए हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक ने, और इस वजह से अपने इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया है, और फिर उसके बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कनाडा रवाना हो गए। और आपने कहा कि अगर ऐसा हुआ होता तो हम इस साल जो दोबारा से हमने तहरीक कसास शुरू की है, जो हमने दोबारा से एहतजाज किया है, वो ना हो रहा होता। लेकिन जो आपका दोबारा से एहतजाज हुआ है, इससे हुकूमत पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, मां सिवा इसके कि आपने जलसे किए हैं, तकारीर हुई हैं, हुकूमत को ललकारा गया है, ये कहा गया है कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब चले गए वापस। जमहूरी दौर में लोग तकारीर भी करते हैं, लोग एहतजाज भी करते हैं, जमहूरी हक अपना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो तब परेशानी बनेगी ना कि जब आपका एहतजाज जो है वो ऐसा एहतजाज बन जाए कि जिससे हुकूमत के जाने का कुछ ऐसा सिलसिला बन जाए। तो बात तो अब भी वही है जो पहले थी। गुजारिश ये है कि जो सानिया मॉडल टाउन का केस है, ये एक बड़ा सेंसिटिव केस है। हमने इस केस को बड़े हिकमत के साथ, बड़ी तदब्बुर के साथ आगे लेके चलना है कि किसी लेवल पे भी ये केस डिफ्यूज ना हो जाए। हमने जब पहले मरले का ऐलान किया था तो ये लगता है कि आपका केस एक सड़कों पे है, अदालत में है, सड़कों वाला केस आपको लगता है डिफ्यूज हो चुका है काजी शफीक साहब? मैं गुजारिश कर रहा हूं, जब डॉक्टर साहब ने तहरीके के साथ शुरू की थी तो उस वक्त आपको याद होगा कि उन्होंने पहले ही अनाउंस किया था, ये नहीं कि हालात और वक्त को देख के हमने ये फैसला किया। उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस तहरीक के 3 फेज होंगे, 3 मरले होंगे। पहला मरला जो होगा वो हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करेंगे। 200 से ज्यादा सिटीज के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने एहतजाज किया, एक वार्म अप किया अपने कारकुनान को, और 200 शहरों में हम निकले, हजारों की तादाद में निकले। और उस फेज का जो आखिरी जलसा था वो 3 सितंबर को था रावलपिंडी में। वो फेज मुकम्मल हो गया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि अब हम दूसरे फेज का ऐलान करेंगे, लेकिन दूसरा फेज जो है वो मशरूत है
वो हम देख रहे हैं उस इस्तगासा के केस को जो ऑलरेडी एंटी टेररिस्ट कोर्स के अंदर मौजूद है। इस्तगासा कब तक देखते रहेंगे? उसके बाद कितना वक्त देंगे आप? अदालतों में कब तक जाते रहेंगे? कब तक इंतजार करते रहेंगे? क्योंकि आपने जिनसे इंसाफ का मुतालबा किया है राहिल शरीफ साहब से, डॉक्टर तौल कादरी साहब ने खुद राहिल शरीफ साहब से कहा कि आप इन्हें FIR दर्ज करवाई थी, आप इंसाफ दिलवाएं। तो अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आप किससे मुतालबा करेंगे, किससे कहेंगे कि इंसाफ दिलाओ? जी मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि दूसरा फेज चूंकि अब हमने उसके अनाउंसमेंट करनी है, अब इस्तगासा हमारा मुकम्मल हो चुका है एंटी टेररिस्ट कोर्स के अंदर, हम वहां उसकी जजमेंट और उसका फैसला देखने जा रहे हैं। राहील शरीफ साहब की जहां तक बात है, हमने पूरे उस पहले फेज के अंदर उनका नाम लेके उनको बार बार ये चीज इंडोर्स कराई कि जनाब आपने FIR दर्ज कराई थी तो आप ही हमें इसके अंदर इंसाफ दिलाएं। लेकिन माजरत के साथ आपने भी देखा कि वहां से हमें कम से कम कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद हम मायूस नहीं है, हमारा ऑप्शन कोई सिर्फ जनरल राहील शरीफ साहब नहीं है, अल्लाह ताला की जात ऊपर बैठी हुई है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी, एक बहुत बड़ी ताकत, अवाम की ताकत हमारे साथ है। हम वक्त हालात को देख के आगे चल रहे हैं और हिकमत अमली के साथ आगे चल रहे हैं। अगर हम ये देखते हैं कि अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिलता तो उसके बाद हम आलमी जो इंसानी हुकूक के इदारे हैं वहां भी अपना केस लेके गए। आजकल डॉक्टर साहब वहां जो यूरोप के विजिट पे हैं, बरतानिया विजिट पे हैं, उस एंगल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। के कायदीन का तो हमेशा से ये कहना रहा है कि डॉक्टर तौल कादरी साहब के साथ अवाम नहीं है, बस उनके अपने फॉलोअर्स हैं सिर्फ, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। जी कहने वालों का ठीक है, वो जो उनका मर्जी है जो कहते रहे, लेकिन जब हमने 200 शहरों के अंदर निकले तो पाकिस्तान के अंदर कोई एक सियासी जमात की भी आज तक मिसाल नहीं है कि एट द सेम टाइम उनकी लीडरशिप भी उस रैली के अंदर मौजूद रहो और 200 शहरों के अंदर वो हजारों की तादाद में लोगों को ला खड़ा करे। और डॉक्टर तौल कादरी लाहौर में बैठ के उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब कर रहे थे और हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। तो वो जो लोग थे वो क्या है? वो अवाम नहीं है? वो जो हमारे कारकुनान है क्या वो अवाम नहीं है? अवाम का क्या चीज होती है? आपके साथ बैठ के आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि रमेश कुमार साहब किसी के साथ बैठे हों और उनको फिर बात मुकम्मल करने का पूरा मौका दे रहे हूं और एक दफा बात मुकम्मल हो जाए फिर दोबारा मौका दे रहे हो, फिर तीसरी बार दे रहे हो। तो आज रमेश कुमार साहब आपके साथ बैठे हुए, पता नहीं आपने क्या उनको कह दिया है। अली मुमताज साहब, मैं ये बात नहीं है, मैं समझ रहा हूं आज काजी साहब जो है ना वो आज सही रास्ते पे आ गए हैं और उनकी लीडरशिप भी सही रास्ते पे आ गई है। और जो अज़ाइम लेके यहां से 3 बंदे गए थे उनके भी जो है वो गलत अज़ाइम को देख के वो लंदन छोड़ के कनाडा चले गए कि भाई ये मुझे फिर जो है वो किसी चक्कर में फंसाएंगे। इन्होंने अब इदारों के ऊपर अगर एतमाद करना शुरू कर दिया है तो ये अच्छी बात है। इन्होंने अपनी गलती को रियलाइज किया कि भाई हमने ये धरनों वगैरह से कुछ नहीं होगा। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये मतलब नहीं है कि हम जमहूरियत के लिए इस तरीके से धरने करें। आप एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराएं, डेमोक्रेसी में आपके एहतजाज बिल्कुल रिकॉर्ड होते हैं, मगर वो तमीज और तहजीब के दायरे में होते हैं। काम कहां होता है? फिर इदारों के पास होता है। अगर ये कोर्ट में गए, अगर ये इलेक्शन कमीशन में गए, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जहां गए, तो मैं समझता हूं एक राइट तो प्लेस पे अगर वो जा रहे हैं अपने इंसाफ के लिए, तो कम से कम उन चीजों को आप भी उत्साह नहीं कि हमें ये करना चाहिए। ये चीज ये दे रहा है, दुरुस्त है, इनको समझ में आ गई है। मैं समझता हूं कि PTI के लोगों को भी ये चीज समझ में आ जाए कि ये डेमोक्रेसी क्या है। जमहूरियत को PMLN समझ सकती है, पीपुल्स पार्टी समझ सकती है, जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो खुद यहां पे मुल्क में जमहूरियत को लेके आए, मगर जो इशारों के ऊपर जमहूरियत के ऊपर आते हैं कि इशारों के साथ हम हुकूमतें बनाएं, मैं नहीं समझता हूं उसको जमहूरियत की कदर है। ठीक है, तो आपके लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक, अब आपको पाकिस्तान अवामी तहरीक का कोई डर खौफ नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, ये ना कहिएगा पहले भी नहीं था। ये नहीं कहता मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूं। बात यह है कि इस वक्त आज आपके प्रोग्राम में एक बंदा अगर सही बात कर रहा है कि हमारी ये गलतियां थी और हम यहां से इस रास्ते पे आ रहे हैं, तो मैं उन चीजों को आप कहते हैं कि आप सुनते क्यों हैं? मैं कहता हूं कि आप एक बंदे सही रास्ते पे आ रहे हैं, सही तो रास्ता क्या है? आप जरूर आप एक मैं बात करूं आप, क्योंकि आप उनको जबरदस्ती कहे कि आप एहतजाज के ऊपर जाए। देखिए, कानून हर एक के लिए एक है। अगर ये कानून के दायरे में रह के जैसे 3 सितंबर को उन्होंने किया, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं था। अगर इस तरीके से जबरदस्ती आके तालाबंदी करेंगे तो मैं समझता हूं कानून हरकत में आ जाएगा। देखो, जो आदमी, लेकिन अब आपको कोई डर खौफ नहीं रहा ना पाकिस्तान अवामी तहरीक का, अपने लिए जीता है, वो कभी नहीं खुदा को पसंद है नहीं यहां के लोगों को पसंद है। यहां के लोगों का मैंडेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है। आज भी हमारी मीटिंग हुई, कोई धरनों को हमने डिस्कस नहीं किया, हमने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी गवर्नमेंट को डिस्कस किया।
कि हमें क्या क्या काम हमने किए, क्या हमें करना चाहिए। इमरान खान परेशान क्यों है? यही परेशान है कि 2018 में अगर ये गवर्नमेंट चलती है तो 2023 तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझता हूं आप अभी ब्रेक लें, दो बातें करना चाहता हूं, अभी ब्रेक लें, अली मोहम्मद खान आ जाए मेरे भाई, उसके बाद फिर वो भी मेरे मौक़िफ़ की तायद करेंगे। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा और आपने बिल्कुल सही तजवीज़ दी। इमरान खान को उन्होंने भी अली मोहम्मद खान साहब हमारे पास बस किसी भी लम्हे पहुंचने वाले हैं, हमें बार बार दोहरानी नहीं चाहिए। रमेश कुमार साहब हम ब्रेक लेते हैं, काशिफ से ब्रेक लेते हैं। एक तो हमारे जितने भी मोहतरम मेहमान है ना, रमेश कुमार साहब भी मुझे मालूम है कि बहुत मसरूफ स्केड्यूल होता है, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि आज के प्रोग्राम के लिए बर वक्त पहुंचे और टाइमली हमारे साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है। काशिफ साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब चूंकि ऑक्यूपाइड थे और जहां पर ऑक्यूपाइड थे वहां से आते आते कुछ ताखीर हुई है, तो मैं ये समझता हूं कि यहां पर हम ब्रेक ले लें, क्योंकि अब पीटीआई का मौक़िफ़ शामिल करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब जो असल मुकाबला होने जा रहा है वो पीटीआई और पीएमएलएन का है। पैट पाकिस्तान अवामी तहरीक बीच में से फिलहाल आप चले उसको वक्ती तौर पे कह लें कि हमें माइनस दिखाई दे रही है। तो जिन दो जमातों का आपस में शदीद इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ आने वाले दिनों में मजीद बढ़ता रहेगा, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। विदाउट एनी फर्दर डिले इस्लामाबाद चलते हैं और इस्लामाबाद में हमारे साथ काजी शफीक साहब हैं, रमेश कुमार साहब हैं और अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली मोहम्मद खान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और ताखीर से आने पर आप पर आज एक पेनल्टी हमारी तरफ से लगाई जाएगी। वो पेनल्टी क्या होगी वो हम प्रोग्राम के बाद आपको बताएंगे, लेकिन बहरहाल अब तक डिस्कशन बहुत हुई है और हर डिस्कशन में, हर जुमले में, हर फिक्रे में आपकी जमात का जिक्र होता रहा है और आपकी जमात के एहतजाज का जिक्र होता रहा है। तो अली मोहम्मद खान साहब, आपकी जमात के एहतजाज को तो रमेश कुमार साहब के कहने के मुताबिक आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है पीएमएलएन का, उसमें डिस्कस तक नहीं किया गया है और सिर्फ रमेश कुमार साहब के कहने के मुताबिक अगर कोई डर खौफ है तो वो खान साहब को है, पीएमएलएन को कोई डर खौफ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब। बस एक रिकॉर्डिंग में देर हो गई और आपको पता है चैनल्स में जब रिकॉर्डिंग होती है तो फिर गेस्ट थोड़ा लेट ही पहुंचते हैं, तो वहाँ भी यही सिलसिला था जी। देखिए, आज जो मियाँ साहब की मीटिंग हुई है उसको देख के मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये जो मुल्क जिस तरीके से चल रहा है ये वाकई किचन कैबिनेट से चलता है, कि मुल्क में इतना बड़ा अहम इशू है पनामा का, जिस पे मियाँ साहब खुद 3 दफा कौम को खिताब कर चुके हैं। मतलब अगर ये इतना ही बेकार इशू था और इतना ही नॉन इशू है, फिर आपको कौम से टीवी पे आके स्पीच करने की क्या जरूरत थी, असेंबली में आके कौम के सामने वादे करने की क्या जरूरत थी कि आप जो है मैं और मेरा खानदान एहतसाब के लिए हाजिर। इसका मतलब ये है कि वाकई में जो इनकी कैबिनेट मीटिंग होती है वो कोई मीटिंग नहीं होती और असल मीटिंग वो होती है जो कहीं और होती है, जिसमें कोई घर के 1-2-3 बंदे होते हैं, दैट्स इट। लेकिन हम क्या मांग रहे हैं, सवाल ये है हम क्या मांग रहे हैं। मतलब एक आदमी है जो फर्ज करें 10 साल बाद पाकिस्तान आता है और उसको कुछ नहीं पता पनामा में क्या है, क्या हो रहा है, उसको ये भी नहीं पता किसकी हुकूमत है, बस ये पता है कि हुकूमत है, एक अपोजिशन है। वो पूछेगा भाई ये एहतजाज किस चीज का है, तो कोई उसको बताएगा कि अपोजिशन के जो लोग हैं उसमें एक जमात है तहरीक इंसाफ, उसका एक लीडर है इमरान खान, वो ये कह रहा है मुल्क के वजीर आजम से। वो पूछेगा कौन वजीर आजम, वो कहेंगे मियां नवाज शरीफ वजीर आजम है मुल्क के, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है। वो पूछेगा क्या डिमांड है, डिमांड ये है जी कि एहतसाब के लिए अपने आप को पेश कर दें। तो भाई अगर नहीं किया जुर्म तो पेश कर दें। बिल्कुल, इसमें मुल्क को इतने मखमसे में डालने की क्या जरूरत है। देखिए उनका ये कहना है कि से आगे हमें कोई डर खौफ नहीं है, डर खौफ खान साहब को ये है, रमेश कुमार साहब का कहना है कि खान साहब को डर खौफ ये है चीज है कि अगर अभी एहतजाज करके गवर्नमेंट को टॉपल ना किया मुल्क की आईन तो से भी 2018 में नवाज शरीफ साहब दोबारा मुंतखब हो जाएंगे और 2023 तक खान साहब को इंतजार करना पड़ेगा। वो तो इशू ही नहीं है, वो तो इशू ही नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि इस मुल्क की सियासत से आगे, इस मुल्क की जमहूरियत से आगे और पाकिस्तान से भी आगे एक चीज है, और वो है अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आखिरी किताब। और वो मैसेज क्या देती है, मैसेज ये देती है कि ये दुनिया जब खत्म हो जाएगी फिर एक दिन होगा हिसाब किताब का। और जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी तो वो मुल्क जिसको हम कहते हैं कि वो इस्लाम पे यकीन नहीं रखते, वो अल्लाह रसूल को हमारी तरह से नहीं मानते, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर तक नहीं मानते जो अंग्रेज लोग हैं। लेकिन चर्चिल ने दूसरी जंग अजीम में क्या बात की, जब वो हार रही थी ताज बरतानिया, जब उसका सूरज गुरूब हो रहा था, तो उसने एक सवाल किया अपने मुल्क में कि क्या ताज बरतानिया में इंसाफ हो रहा है, क्या अदालतें इंसाफ दे रही हैं।
मैं समझता हूं कि अगर उनको इंसाफ पे इतना यकीन है तो हम तो हैं ही उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मानने वाले, हम तो हैं ही अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले। हमने कौन से कि मियां साहब से ये कहा है कि हमें वजारत उज़्मा दे दें, क्या हमसे उनसे कोई वजारत मांग रहे हैं? ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब, जो अब तक डिस्कशन हुई आपके आने से पहले, उसमें रमेश कुमार साहब का ये भी कहना था कि जो आज इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स थी, उन प्रोसीडिंग्स में जो अब अगली डेट पड़ी है नेक्स्ट हियरिंग की, उसमें नवंबर की डेट इसलिए पड़ी है गो के इलेक्शन कमीशन में ये कहा जा रहा था कि अक्टूबर में ही कोई डेट दी जाती है, लेकिन पीटीआई ने यह कहा कि हमें वक्त चाहिए और वक्त जो है वो फिर जाकर तारीख 2 नवंबर की दी गई। और उसकी वजह यह है कि अगर रमेश कुमार साहब के मुताबिक कि अगर अक्टूबर में ही एक और हियरिंग हो गई और उसमें फैसला हो गया तो फिर 30 अक्टूबर का जो एहतजाज पीटीआई ने करना है उसमें फिर एहतजाज के दौरान पीटीआई के पास कुछ कहने को रहेगा नहीं। देखिए अली मुमताज साहब, दो बातें हैं। पहली बात, पाकिस्तान का जो अदालती स्ट्रक्चर है, जो अदालती निज़ाम है, मैं खुद वकील हूं और मैं आपको, अगर अली मुमताज आपका किसी भाई से या अपने नेबर, अपने हमसाये से किसी जायदाद का तनाजा हो जाए, कोई इशू हो जाए, मैं आपको मशवरा दूंगा कि पाकिस्तान के अदालती सिस्टम में ना जाओ, अपना कोई जिरगा करा लो, कोई फैसला बार करा लो, क्योंकि फिर 25-30 साल आप रगड़ा खाओगे इस निजाम में। तो यहां तो टेक्निकलिटीज में फिर पेशियों पे पेशियां पड़ती हैं। लेकिन मैं इनसे यह सवाल करना चाहता हूं, दो बातें। पहली बात यह है कि क्या आज इलेक्शन कमीशन में मियां साहब के जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए उनके वकील ने, ये कहें कि मैं गलत कह रहा हूं, कि क्या 2011 में उन्होंने मरियम बीबी को, मरियम नवाज को अपना डिपेंडेंट जाहिर किया था, तो आज क्या उसको अपने डिपेंडेंसी से निकाला नहीं? क्या उससे मुकर नहीं गए? एक सवाल। तो क्या हो गया, क्या 2011 में उनकी वो डिपेंडेंट थी तो उन कागजात को क्या अब ये रिकॉर्ड से गायब करवाएंगे, मस्ख करेंगे, क्या करेंगे? वो तो उनको डिपेंडेंट इन्होंने जाहिर किया था, एक। और दूसरी बात यह है, इलेक्शन कमीशन से कतई नजर, हर किस्म की अदालत से कतई नजर, क्या मियां नवाज शरीफ इखलाकी और आईनी तौर पे बाउंड नहीं है कि पूरी कौम के सामने कौमी असम्बली में जब उन्होंने वादा किया कि मैं और मेरा खानदान एहतसाब के लिए हाजिर है, तो अब फिर इमरान खान अगर डिमांड ना भी करे, ताहिर अल कादरी साहब डिमांड ना भी करें, पीपल्स पार्टी ना भी करे, आदमी अपने जबान का पक्का होना चाहिए। उनको अपने आप को एक ऐसे एहतसाब के सामने पेश करना चाहिए जिन पे उनकी जमात का नहीं, अपोजिशन की जमातों का एतमाद हो। ठीक है, रमेश कुमार साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं अली मोहम्मद साहब जी, अली मोहम्मद साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। बात यह है कि अगर हमने ये बात की तो हमने क्या सुप्रीम कोर्ट को खत नहीं लिखा? इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को खत नहीं लिखेंगे, मगर देखें मैं बात उन्होंने वापस कर अली मोहम्मद साहब, आपने इतनी बड़ी बात की, मैंने एक लफ्ज बीच में नहीं बोला, सिर्फ मैं ऐड कर रहा था, बाकी आप बात करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हाजिर जुडिशरी को लिखो, हमने उसको लिखा। फिर उन्होंने कहा मियां साहब आएगा नहीं वापस, मियां साहब वापस भी आ गए। फिर उन्होंने कहा भाई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, हमने एक बैलेंस पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। मैं समझता हूं इसके अंदर रुकावट ही पीटीआई है। पीटीआई को एक एजेंडा चाहिए थी, एक टॉपिक चाहिए था कि किस टॉपिक के ऊपर हम लोगों को जो है वो इस तरीके से मिला के और लोगों को बुला के और किस तरीके से किसकी पगड़ी उठा रहे हैं। आप जलसे के अंदर आके, एक लीडर जो है वो पार्टी का लीडर एक माई बाप होता है, एक टीचर होता है, और वहां पे लोग उसके एक स्टूडेंट होते हैं। वहां पे जो लैंग्वेज यूज की जाती है, क्या एक तमीज और तहजीब वाले मुआशरे में ये लैंग्वेज यूज की जाती है? कि आप एक इलेक्टेड लोग हैं, आपको पता ही नहीं है कि जमहूरियत क्या है। आप आज कोर्टों के ऊपर कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर नहीं जाओ, मना इतने सारे जज साहबान बैठे हैं जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता। हाँ, रिफॉर्म हर जगह पे होना चाहिए, अगर कहीं पे है तो वो हमें असेंबली में बैठ के करना है। लेकिन आपने अली मोहम्मद साहब ने एडवाइस दी कि भाई असेंबली में हमें जाना चाहिए, उनके लीडर ने इनको छटकल दे दी कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल क्लियर हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है और पैसा चोरी नहीं हुआ है, करप्शन नहीं हुई है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबके सामने रख दें ताकि पीटीआई का ये मुतालबा ही खत्म हो जाए, ये बात ही खत्म हो जाए और आराम से इत्मीनान से 2018 तक हुकूमत करें और मुल्क को तरक्की की राहों पर लेके चलें। किसके सामने रखेंगे? पहले नहीं, देखिए पहली बात, डॉक्यूमेंट्स किसके सामने रखेंगे? बात यह है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन में गए, ये सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पे जब भी उनको बुलाएंगे, क्योंकि मियां साहब के ऊपर केस नहीं है, अगर उनके बेटों के ऊपर है, ये पनामा के नाम आए हैं, जो भी विदाउट सिग्नेचर जो भी लेटर है, उसके अगर जवाब के लिए बुलाया जाएगा तो वहां पे जाएंगे। नहीं पहले भागे, नहीं अभी भागेंगे। आप उसके लिए इंतजार करें, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करें, इलेक्शन कमीशन। मैं तो ये कहता हूं रमेश कुमार साहब, एक तरफ आप उनके पास जाते हैं, ये प्रॉपर्टीज कब खरीदी, किसने खरीदी, किसके नाम पे थी, कौन डिपेंडेंट था, कौन डिपेंडेंट नहीं था, ये सब छोड़ के एक सादा सा सवाल, एक सादा सा आसान सा सवाल रमेश कुमार साहब, सिर्फ इतना बता दें कि ये पैसा पाकिस्तान से गल्फ स्टील के लिए जब गया था तो किस तरीके से गया था, चैनल क्या था, किस रूट के जरिए गया था?
देखिए, पहली चीज तो ये पैसा पाकिस्तान से गया ही नहीं है। अब आप बोलोगे आप कैसे कह रहे हो? जो भी बंदा इन्वेस्टिगेशन जो इदारा इसकी करेगा उसके सामने वहां पे पेश कर देंगे। आप उसके लिए जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए हो तो उसका इंतजार करो। आप एक तरफ इदारों के पास जाते हो इंसाफ के लिए, दूसरी तरफ आप एहतजाज करते हो कि हम इदारों को अंडर प्रेशर डाल के और अपने यानी कि आप ये कह रहे हैं कि यूएई में जो वहां पर मिल लगाई गई, स्टील मिल लगाई गई, उसके लिए पैसा जो था वो पहले से बाहर मौजूद था, पाकिस्तान से नहीं लेकर जाया गया। देखिए, जो दुबई में कारोबार हो या सऊदी में कारोबार हो, हर चीज की इन्वेस्टिगेशन, हर चीज का जवाब यहां पे मैं आपको नहीं दे सकता कि मैं आपको पूरी चीजें दे दूं कि यहां पे कोई इन्वेस्टिगेशन एक लाइव चैनल पे ऊपर चल रही है, मगर हर चीज का जवाब है। हमारा वही तो सब चाहते हैं ना, जवाब ही तो सब चाहते हैं रमेश कुमार साहब। अच्छा, मैं अली मोहम्मद खान साहब की तरफ जाने से पहले मुझे क्विकली ये बता दीजिए कि जो पीटीआई, हमें प्रोग्राम के इख्तिताम की जाने भी बढ़ना है कि पीटीआई का जो एहतजाज होने जा रहा है 30 तारीख को, आपने कहा कि अगर कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो कानून हरकत में आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि आपकी जमात ने, गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है, जो अहम लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर मैं आपको पहली चीज क्लियर करूं, हमारी तरफ से कोई भी ऐसे एग्रेसिव एक्शन नहीं होगा जिसकी वजह से हम कहें कि जमहूरी एक हक था, किसी का प्रोटेस्ट करने था, उसको रोका गया। हाँ, अगर इंटेलिजेंस अगर ऐसी अफवाहें मिलती हैं कि ये इस किस्म का खून खराबा चाहते हैं, ये बंदे हैं जो उसको लीड करते हैं, तो लाजमी है कानून। आज हम मुहर्रम का 9-10 मुहर्रम है, हम क्यों उसकी सिक्योरिटी के इंतजाम कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इंटेलिजेंस की शेयरिंग होती है कि भाई ये खतरात है। अगर ऐसे कोई खतरात होते हैं तो इदारे हरकत में पहले ही आ जाते हैं। अगर खतरात नहीं होते हैं तो प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, मगर कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाती। ठीक है, तो ये चीजें आप ज़हन में क्लियर करें। अगर ऐसी कोई प्लानिंग हुई, आपकी कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं, अगर ऐसी कोई प्लानिंग हुई कोई खून खराबे का इरादा तो नहीं है, में आ सकता है, मगर हमारी तरफ से नहीं लाहौर में हुआ, नहीं यहां पे होगा। मगर कम से कम हर चीज, जमहूरियत का यह मतलब नहीं है आप रियलिस्टिक हो, आप हकीकत पसंद हो, सही को आप सही कहें, गलत को आप गलत कहें। और मैं अली मोहम्मद खान साहब से कदर आपकी करता हूं जमात की कि क्या प्लानिंग है, क्या इरादा रखते हैं? एक मरतबा नहीं, जिस तरह सन 2014 को पहले फैसलाबाद शहर, फिर उसके बाद कराची 12 दिसंबर को, फिर उसके बाद 15 तारीख को लाहौर शहर बंद किया गया था, तो ये सब क्या इसी तरह से इस्लामाबाद शहर को आप बंद करेंगे, एक दिन के लिए बंद करेंगे? देखिए, वो डिपेंड करता है कि हालात कैसे बनते हैं। क्योंकि हमने मियां साहब पे प्रेशर डालना है, किस लिए? इसलिए कि वो अपनी बात का पास रखें, कि वो उन्होंने जिस बात का इकरार किया था कि मैं एहतसाब के लिए अपने आप को, देखें उनके जो एडवाइजर्स हैं या तो उनको इल एडवाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनके जितने भी TORs में उनकी जमात की जो सेकंड टियर लीडरशिप आई, उन्होंने कहा कि मियां साहब का तो नाम ही नहीं है, उनका एहतसाब क्यों हो। ठीक है, हालांकि उनका लीडर कहता है कि मैं एहतसाब के लिए तैयार हूं, तो अगर वो एहतसाब के लिए तैयार हैं तो फिर उनके नीचे उनका रमेश कुमार साहब का कहना है ना कि टेलीविजन में जगह नहीं है जहां पर इन्वेस्टिगेशन हो और फिर बताया जाए और फिर जवाब भी दिया जाए। जो फोरम है, जो सही जगह है, वहां पर जवाब दिया जाएगा, वहां पर बताया जाएगा कि पैसा कहां से गया, कब गया। देखिए, मसला वहां पे अली मुमताज साहब खड़ा हुआ, यहां पे जिस तरह रमेश साहब ने बात की, एक जाती बात भी उन्होंने की जिसका मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। इनको सिर्फ इतना कहूंगा कि तहरीक इंसाफ के फैसले एक कोर कमेटी में होते हैं, जहां के हम सब मेंबर में बाकायदा डिस्कस होता है और उसकी वेटिंग होती है, और उसके बाद एक फैसला होता है, और जो फैसला हो जाए फिर हम सब उस पर खड़े होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की बहुत पुरानी जमात, पाकिस्तान को बनाने वाली जमात, जो अब कई हिस्सों बखरों में बट चुकी है, उनकी तो कैबिनेट को नहीं पता होता कि लीडरशिप के फैसले क्या हैं। महीनों महीनों उनके वजीर मिल नहीं पाते अपने लीडर से, तो ये हमसे अपना क्या तकाबली इजाजत करेंगे? वहां पर तो बाकायदा हम डिबेट करते हैं। ठीक है, देखें, हम कुछ भी नहीं मांग रहे, इनसे ज्यादा यही मांग रहे हैं कि आपने कहा था एहतसाब के लिए पेश होता हूं, कहां पेश होंगे? देखें, आपने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा कि मैं एहतसाब के लिए हाजिर हूं, लेकिन आपकी हुकूमत ने अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है, सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया। जी, अली मोहम्मद खान साहब, आपकी शमूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज के प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाए। और मुतालबा आपकी जमात का वही है कि आपकी जमात सिर्फ एहतसाब का मुतालबा कर रही है, यही डिमांड है आपकी।
रमेश कुमार साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। काशिफ शफीक साहब, माज़रत के प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपसे बात नहीं हो सकी क्योंकि पहले दो सेगमेंट्स में हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब नहीं थे और पीटीआई का वर्जन भी शामिल करना बहुत जरूरी था। एंड ऑब्वियसली जो करंट कन्फ्रंटेशन है, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है, वो पीटीआई और पीएमएलएन की है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है। जहां तक पीटीआई के इस्लामाबाद शहर को बंद करने की बात है, जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि 2014 में 8 दिसंबर को फैसलाबाद बंद हुआ, 12 दिसंबर को कराची शहर बंद हुआ, 15 दिसंबर को लाहौर शहर बंद हुआ। एक एक दिन के लिए शहर बंद हुए, एहतजाज हुआ। ऐन मुमकिन है कि इस्लामाबाद में भी ऐसा ही हो और फिर उसके बाद ऐलान किया जाए कि अब ये शहर बंद करने का सिलसिला आगे भी बढ़ता जाएगा। आज हमने इस्लामाबाद शहर को बंद किया है, आगे कोई और शहर भी हो सकता है। यू नेवर नो। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।